हेलो गाइस, पीएसएस हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हर्ष सावित्री और आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में मैं आपको काफ़ी लगभग 27 लेक्चर दे चुका हूँ। 4-5 लेक्चर और होंगे हमारे इंडियन पॉलिटी के और फिर आपकी ये फिनिश हो जाएगी। मैंने ये हैंड रिटन नोट्स हैं ये मेरे, और बिल्कुल डिटेल्स में आपको जो भी कॉन्सेप्ट है, आयोग की जो डिमांड है उसी हिसाब से ये मैंने नोट्स तैयार किए हैं। कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल, जो भी डेटा है फैक्चुअल वो भी इसमें है। कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना, आयोग का जो बदलता पैटर्न है उसी आधार पर ये मैंने नोट्स तैयार किया है। और हमारे जो टॉपिक हैं, जैसे भाग 15 में इलेक्शन कमीशन है, उसके बाद में भाग 16 में आपका ST मतलब जो कुछ वर्गों के विशेष उपबंध हैं, भाग 17 में भाषाई उपबंध है, भाग 18 में आपात उपबंध है, इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय और संविधान संशोधन। ये लेक्चर और होने हैं। 4-5 लेक्चरों में ये मैं कंप्लीट कर दूंगा, फिर ये हमारा फिनिश हो जाएगा चैप्टर इंडियन पॉलिटी का। देन उसके बाद में कोई नया सब्जेक्ट लेंगे हम जनरल स्टडीज़ का। और समीक्षा अधिकारी आपको पता है सचिवालय सीरीज में हिंदी का आपको पता है विलोम शब्द चल रहा है। और उसके बाद में देन उसका नया टॉपिक घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है वो भी विलोम शब्द के बाद कोई नया टॉपिक चलेगा उसमें भी। तो इसको देखेंगे आज। भाग 15 में निर्वाचन आयोग है। 324 से लेकर 329 तक इसमें उल्लेख किया गया है। देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चुनाव आयोग का गठन हुआ। 324 अनुच्छेद क्या कहता है? निर्वाचनों के अधीक्षण है ना, सुपरविजन जिसको बोलते हैं, डायरेक्शन जिसको निर्देशन बोलते हैं, नियंत्रण कंट्रोल बोलते हैं, निर्वाचन आयोग में निहित होना है। ठीक है, ये चीज़ें इसमें निहित होती हैं निर्वाचन आयोग में। संरचना की बात करें, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा जिसको हम मुख्य चुनाव आयुक्त बोलते हैं। 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे जिसको हम इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं। एक चीफ होगा, 2 अन्य होंगे। ठीक है, कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। 65 वर्ष से आप ये समझेंगे जैसे किसी की उम्र 59 वर्ष है, अपॉइंट हुआ चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त बनता है वो 59 वर्ष की एज में, तो 6 वर्ष रहेगा उसकी 65 में, उसकी 65 वर्ष की आयु में उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। कहने का मतलब यह है। कार्यकाल देखेंगे और कार्यकाल के साथ साथ आप वर्ग देखेंगे इलेक्शन कमीशन के क्या वर्ग होते हैं। ठीक है, जैसे समय समय पर नंबर 1 पॉइंट देखेंगे, समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना होता है और सभी योग्य मतदाताओं को रजिस्ट्रेशन करना होता है। नंबर 2 पॉइंट, मैंने ये डिटेल्स नोट्स है ये मेरा, जितना भी कॉन्सेप्ट आपको समझना है और नोट करना है मैंने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैंने सारे निचोड़ एम लक्ष्मीकांत सर और NCERT से मैंने लेके सारा निचोड़ यहाँ पर देने की कोशिश की है, प्रयास किया है मैंने। आप इसको साथ साथ नोट डाउन करते रहें और साथ में शेयर ज़रूर करते रहें। जैसे चुनावी तिथियों और अनुसूचियों को अधिसूचित करना मतलब नोटिफिकेशन करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्हित आवंटित करना। चुनाव चिन्ह जो होते हैं उनको आवंटित करना भी इलेक्शन कमीशन का काम होता है। चुनाव चिन्ह संबंधित विवादों का निपटारा करना भी इसी का कार्य है। जैसे चुनाव चिन्ह संबंधित, जैसे कोई चुनाव चिन्ह लेता है और उसमें कोई विवाद हो जाता है तो उससे संबंधित भी ये निपटारा करते हैं। संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों में राष्ट्रपति से परामर्श लेते हैं इलेक्शन कमीशन और फिर उसके बाद में उसको रफा दफा करते हैं। राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना है ना, रजिस्ट्रेशन करना, कहने का मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उनको पंजीकृत करना, परिणाम के आधार पर उन्हें नेशनल लेवल पर या राज्य स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर उनको दर्जा देना। क्या ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, नेशनल लेवल की, ये स्टेट लेवल की है, ये रीजनल लेवल की है। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन नामावली तैयार करना है। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन नामावली तैयार करते हैं कौन? इलेक्शन कमीशन। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान करने की जो शर्तें हैं वो कौन कौन सी हैं, ये भी शर्तें देख लें कि नेशनल लेवल पर जो दर्जा मिलता है जिस पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को, वो किस प्रकार मिलता है। लोकसभा अथवा विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के वैलिड मतों का 6% हासिल हुआ हो। कहने का मतलब ये है जैसे कोई एक कंस्टिट्यूंसी है विधानसभा की, है ना, लोकसभा अथवा विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे यूपी में इलेक्शन हुआ विधानसभा का, आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में, ठीक है, और 6% से अधिक अगर उसको वोट मिलते हैं हासिल होता है मत, तो किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की 4 सीटें हासिल हो। नंबर 1 पॉइंट तो ये है, तब उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलेगा।
नंबर 2 पॉइंट है लोकसभा में सीटों की संख्या 2% सीट मिली हों। लोकसभा की सीटों की संख्या का 2% अलग अलग 2-3 राज्यों से। कंडीशन ये है 2% सीट मिली हों। जैसे अभी हमारी मान के चलो 545 सीटें हैं, उसमें से 2% सीट मिल जाती हैं और वो भी अलग अलग 2-3 राज्यों से मिली हों। यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त है, यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता प्राप्त हो, तब उसको ये राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिलता है। आगे मैंने ये भी बताया है कौन कौन सी हमारी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं, किनको तमगा मिला हुआ है। देन उसके बाद में राज्य स्तरीय दलों की मान्यता देखेंगे। राज्य स्तर की दल को कब मिलता है? यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वैलिड मतों का 6% प्राप्त किया हो। जैसे यूपी है आपका, यूपी में किसी पार्टी ने 6% प्राप्त कर लिया हो मत, या राज्य में तथा राज्य में 2 सीट प्राप्त की हों, 6% मत साथ में 2 सीटें प्राप्त कर ली हों विधानसभा में, मतलब विधायकों की संख्या उनकी 2 हो और पूरे टोटल 6% उसने वोट हासिल किया हो, तब उसको राज्य स्तरीय दल का तमगा मिल जाएगा। यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3% और 3 सीट प्राप्त किए हों तो भी मिल जाएगा। लोकसभा चुनाव में कुल वैलिड मतों का 6% तथा संबंधित राज्य में लोकसभा से कम 1 सीट जीती हो, ठीक है, तब भी मिल सकता है। गत लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 8% वैलिड मत प्राप्त किया हो तो अभी राष्ट्रीय स्तर का पॉलिटिकल स्टेट लेवल का जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको मिल सकता है स्टेट लेवल पे। सांसदों की अयोग्यता से संबंधित जो विवाद होते हैं, अनुच्छेद 103 में निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार राष्ट्रपति निर्णय लेता है। कौन डिसीजन लेगा इसमें? राष्ट्रपति डिसीजन लेते हैं। कब? निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार। 326 आर्टिकल 326 क्या कह रहा है ये देख लें। 326 यदि लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। किस पर आधारित होंगे? वयस्क मताधिकार, मतलब 18+ एज होगी या 18 एज होगी तब उसको ये बेस्ड है उसके, ठीक है, ये वाला आर्टिकल 326। चुनाव सुधार से संबंधित जो समितियां हैं वो कौन कौन सी हैं, आप समितियां भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। दिनेश गोस्वामी समिति है। फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र, खाली सीट पर 6 माह के अंदर चुनाव होना। ये दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में आई तो ये वाली बात कही थी, तो फोटोयुक्त पहचान पत्र होता है। तारकुंडे मैंने और आगे बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में और मैंने बिल्कुल डिटेल में और सिनॉप्सिस टाइप से मैंने और नोट्स तैयार किया है इसका, इलेक्शन कमीशन का, आप देख सकते हैं आगे। तारकुंडे समिति 1974 मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी, ठीक है। वो कौन सी समिति थी जिसमें 21 से घटाकर 18 कर दी? वो तारकुंडे समिति थी, 1974 में आई थी। इमरजेंसी 1975 में लगी थी, आपको पता होगा, उस समय इंदिरा गांधी जी थी। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 चुनावों में व्यय से संबंधित रिपोर्ट 10,000 से अधिक चंदा, मतलब जो चंदा होता है वो ड्राफ्ट के माध्यम से होगा। तनखा समिति देखेंगे 2010 में। तनखा समिति चुनाव कानून एवं चुनाव से सवालों से संबंधित है ये। बोहरा समिति की बात करेंगे 1993 अपराध एवं राजनीति के बीच साठगांठ की जांच के लिए ये बोहरा समिति बनाई गई। JS वर्मा समिति की बात करेंगे, ये कई बार स्टेटमेंट में मिलान करने के लिए ये समितियां पूछी गई हैं और इनके कार्य भी पूछ लिए हैं, इसमें क्या क्या सुझाव दिए थे, इसमें क्या कार्य हुए थे, क्या लागू हुए थे, ठीक है। आपराधिक कानून में संशोधन, जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं मैंने वो इसमें डाली हैं नोट्स में, जो एग्जाम में पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं। मैंने शॉर्ट नोट्स सिनॉप्सिस के रूप में, आप भी नोट्स कैसे तैयार कर सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में और कोई भी चीज़ें छूटे ना, तो मैंने बिल्कुल सिनॉप्सिस रूप से मैंने दिखाने का प्रयास किया है। जैसे आप देखेंगे निर्वाचन आयोग भाग 15 है, 324 से 329, स्थापना 25 जनवरी 1950, ठीक है। डिटेल में मैंने ये स्थापना नहीं बताई थी लेकिन इसमें स्थापना भी मैंने दे दी है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। कार्यकाल 6 से 65 वर्ष, मैंने अब जो भी अधिक हो, ठीक है। देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठन किया गया। गठन या संरचना की बात करें इसकी, मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, 1-2 अन्य होंगे, ठीक है। और कार्य की बात करेंगे
इनके जो कार्य हैं, कार्य क्या क्या हैं ये भी देख लेते हैं। समय समय पर निर्वाचन नामावली तैयार करना, योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, चुनावी तिथियों और अनुसूचियों को अधिसूचित करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव चिन्ह संबंधित विवादों को निपटारा करना, संसद के सदस्यों को अयोग्यता से संबंधित मामलों में राष्ट्रपति की सलाह, इसमें परामर्श देना होता है, राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना, परिणामों के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के दल का तमगा देना या दर्जा देना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन में नामावली तैयार करता है, क्षेत्रों का परिसीमन करना होता है, क्षेत्रों का परिसीमन और आचार संहिता तैयार करवाना। ये पॉइंट 2 मैंने जोड़ दिए हैं इसमें, ये भी इसमें शामिल होते हैं, ये भी इनके कार्य हैं। देन उसके बाद में और शर्तें क्या हैं, राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल लेवल पर दर्जा कब दिया जाता है ये भी देख लें आप। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, आपको दिखाई तो अभी देगा। जैसे ये है आपका लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के बैलेट मतों का 6% हासिल हो, साथ ही किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की सीटें जो सांसद होते हैं 4 सीटें हासिल हों। आप समझ रहे होंगे अच्छी बखूबी तरीके से। जैसे लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के बैलेट मतों का 6% वोट हासिल किया हो, साथ में लोकसभा की जो सांसदों की सीटें हैं वो 4 हों, तब ये दर्जा मिल सकता है। लोकसभा की सीटों का संख्या की 2% सीट मिली हों अलग अलग 3 राज्यों से। यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त हो, पॉलिटिकल स्टेट लेवल पर प्राप्त होगा 4 राज्यों से, तो ये नेशनल लेवल की पार्टी कहलाएगी। राज्य स्तरीय दलों की मान्यता उस दल ने उस राज्य की विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6% मत हासिल किए हों ओवरऑल, ठीक है, किसी भी स्टेट की बात कर लें, और 2 सीट प्राप्त कर ली हों विधायकों की, तब भी मिल सकता है। फिर देन उसके बाद में आप देखेंगे उस दल की विधानसभा में 3% या 3 सीट प्राप्त कर ली हों, लोकसभा चुनाव में कुल बैलेट मतों का 6% हासिल कर लिया हो, लोकसभा की कम से कम 1 सीट प्राप्त कर ली हो, तब भी मिल सकता है। देन उसके बाद में गत लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 8% बैलेट मत प्राप्त कर लिए हों, तब भी मिल सकता है स्टेट लेवल का दर्जा। सांसदों की अयोग्यता से संबंधित विवाद 103 और 326 में आपको करा चुका हूँ, इसको आगे देखेंगे आप। ये समितियां हैं, बिल्कुल सीक्वेंस से लगाती हैं, बिल्कुल आप भी नोट डाउन कर सकते हैं ये फ्लो चार्ट या सिनॉप्सिस के माध्यम से, ये शॉर्ट नोट्स हैं एकदम। तारकुंडे समिति बिल्कुल सीक्वेंस से लगाती हैं ईयर वाइज। 374 देखेंगे आप, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष। दिनेश गोस्वामी समिति 1990, फोटो युक्त पहचान पत्र आया। खाली सीट पर 6 माह के अंदर चुनाव और ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले दिनेश गोस्वामी समिति के माध्यम से ही हुआ। बोहरा समिति की बात करेंगे 1993 में, अपराध एवं राजनीति के बीच साठगांठ की जांच के लिए ये बनाई गई बोहरा समिति। देन उसके बाद इंद्रजीत गुप्ता 1998 में, चुनावों में व्यय से संबंधित रिपोर्ट और 10,000 से अधिक चंदा ड्राफ्ट के माध्यम से, मतलब जिसको हम चेक बोलते हैं, उसके माध्यम से ये दिया जाएगा। तनख्वाह समिति की बात करेंगे 2010 में आई, चुनाव कानून एवं चुनावों से सवालों से संबंधित इसमें चर्चा की गई। JS वर्मा समिति 2013 में आई, आपराधिक कानूनों में संशोधन किया गया, ठीक है, आपराधिक कानून में संशोधन के बाद। नोट संथानम समिति, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप, कई बार पूछा गया है इससे सवाल, पूछा तो उनसे भी गया है सीक्वेंस है, लेकिन इसको अलग से भी पूछ लिया गया। 1962 में लाल बहादुर शास्त्री ने भ्रष्टाचार समिति की अध्यक्षता के लिए एक के संतानम की नियुक्ति की, ठीक है। बाकी सभी समितियां भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है, लेकिन ये समिति सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार से, जिसको हम करप्शन बोलते हैं, उससे रिलेटेड है। ये 1962 में आई थी, और लाल बहादुर शास्त्री जो उस समय क्या थे, आपके प्रधानमंत्री थे। परिसीमन आयोग में आपको करा देता हूँ इसी के माध्यम से। परिसीमन आयोग, जिसको हम डिलिमिटेशन बोलते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन या बाउंड्री कमीशन बोलेंगे, भारतीय सीमा आयोग। परिसीमन आयोग अनुच्छेद 82 में इसका उल्लेख किया गया है। अगर फैक्चुअल रूप से पूछा गया है परिसीमन आयोग किस आर्टिकल में, तो आप बताओगे आर्टिकल 82 में है। संसद द्वारा प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन होता है, ठीक है, संसद द्वारा प्रत्येक जनगणना के बाद, सेंसस के बाद। 2011 के बाद तो अभी जनगणना हुई भी नहीं है। अर्थ है इसका लोकसभा या विधानसभा की सीटों की सीमाओं को पुनर्निर्धारित करना, कार्यों की न्यायिक समीक्षा नहीं, कार्यों की न्यायिक समीक्षा नहीं, ठीक है।
उसके बाद में अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। इसमें स्वरूप इसका देख लें, स्वरूप क्या है। इसके स्वरूप में है जैसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज होंगे, और 1952 में अध्यक्ष प्रथम न्यायमूर्ति JL कपूर थे, है ना। 1952 में जब ये परसिमन आयोग बना तो उस समय सबसे पहले जो अपॉइंट किए उनका नाम था JL कपूर, प्रथम अध्यक्ष थे इनके, ठीक है। चुनाव आयुक्त होंगे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, इलेक्शन कमीशन, राज्य के चुनाव आयुक्त, ये तीनों लोग होते हैं, ठीक है। अब तक गठित परसिमन आयोग की बात करेंगे। अब तक गठित जो 4 बार हो चुका है, ठीक है। 1952 की बात करेंगे तो 1952 में आया, 1952 में ही लागू हो गया। 1962 में आया तो 63 में लागू हुआ। 72 में आया तो 73 में लागू हुआ। 2002 में आया तो 2002 में लागू हुआ। इन अधिनियमों के माध्यम से, इसके अधीन परसिमन आयोग के माध्यम से बाउंड्री को बनाया जाता है। और नोट में आप ये पॉइंट डालेंगे जैसे कि 1981 लेके 1991 तक जनगणना के बाद कोई भी परसिमन का काम नहीं किया गया है। लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में परिवर्तन, ठीक है, वर्ष 2026 तक नहीं होगा। 84वां संविधान संशोधन 2002 ये कहता है कि कोई भी लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इस संशोधन के माध्यम से लोकसभा सीटों का परसिमन 2026 तक नहीं होगा। तब तक लोकसभा का परसिमन 1971 की जनगणना के अनुसार ही होगा। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। जो 1971 को जनगणना हुई थी उसके माध्यम से ही लोकसभा की सीटों का निर्धारण है। और जब विधानसभा की बात करेंगे, विधानसभा की परसिमन 2001 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर रखा गया है। 2026 के बाद में लोकसभा की सीटें बढ़ सकती हैं, ठीक है। अभी इसमें 545 ही सीटें हैं। परसिमन से रिलेटेड आप परसिमन में संबंधित वर्तमान संदर्भ में देखेंगे। जम्मू कश्मीर प्लस असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, परसिमन आयोग का गठन किया गया। इसके आधार पर जम्मू कश्मीर की बात करें, जैसे ये परसिमन आयोग जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन एक्ट के अनुसार करेगा। लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं उनका परसिमन इसके माध्यम से होगा, ठीक है। और असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, इन राज्यों में परसिमन जो लिमिटेशन है और 2002 का एक्ट है इसके माध्यम से होगा। जो लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं उनका परसिमन जो 2002 का एक्ट है उनके माध्यम से होगा। इन 4 राज्यों में मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ, ये वाले राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। और जम्मू कश्मीर का मैंने आपको करा ही दिया है अभी। देन उसके बाद में ये चीज़ें आप नोट करेंगे। 6 मार्च 2020 को आयोग कौन सी हैं? रंजना प्रकाश देसाई हैं इस समय। पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, राजनीतिक दलों की रजिस्ट्रेशन का प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के माध्यम से, जिसको हम जन प्रतिनिधित्व एक्ट बोलते हैं 1951 वाला, उसके माध्यम से पॉलिटिकल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन होता है। निर्वाचन आयोग द्वारा 324, ठीक है, निर्वाचन आयोग द्वारा 324 के माध्यम से राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी निर्वाचन आयोग में पहली बार 1985 में राजनीतिक दलों का संवैधानिक दर्जा दिया गया। और राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी हैं ये भी आप देख लें। 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC 1985, जिसका चुनाव चिन्ह पंजा है, हाथ का पंजा जिसको बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी BJP जिसको बोलते हैं, 1980 में इसका जो चुनाव चिन्ह है वो कमल है। बहुजन समाज पार्टी BSP 1984 में हाथी है इसका, ठीक है। स्थापना वर्ष भी मैं आपको बता दे रहा हूँ इसकी, ठीक है, कब इसको दर्जा दिया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ठीक है। और हथौड़ा और हैंसिया इसका क्या है? आपका चुनाव चिन्ह है। नेशनल पीपल्स पार्टी NPP बोलते हैं जिसको। आम आदमी पार्टी जिसको आप पार्टी बोलते हैं, इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। गुजरात चुनाव के परिणाम के बाद आम आदमी पार्टी भारत की 6वीं ऐसी पार्टी बन गई जो राष्ट्रीय स्तर का इसको दर्जा में दिया गया है। तो आज इसको इतना ही रखते हैं। इलेक्शन कमीशन आपका और ये परसिमन आयोग कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद में नया टॉपिक जो भी आएगा वो आपका कुछ वर्गों के जो विशेष उपबंध होते हैं ये टॉपिक आएगा, ठीक है। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू।